अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर आपने कहा नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते कि नहीं बन सकते, उस पर आपने वीडियो बनाई, विस्तार से बनाई, काफी जानकारी भी आपने दी, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या संभावनाएं हैं, कितने चांसेस हैं, कहां नहीं है। बट इंडिया गठबंधन के बारे में नहीं बताया। क्या इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकता है क्या? मुझे लगा इस पर भी बात रखनी चाहिए। 2024 में इंडिया गठबंधन की संभावनाएं कितनी हैं? देखिए, अगर वोट शेयर की बात करूं मैं और प्रैक्टिकल डाटा पे बात करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल बात करने से फायदा नहीं होगा। डाटा पर अगर बात करें तो 2019 का चुनाव बेस ईयर मान लेते हैं, या उससे पहले भी चुनाव मान सकते हैं, लेकिन पहले चुनाव में और ज्यादा गैप आ जाएगा। 2019 को आइडल लेते हैं। 2019 के चुनाव में जो दल आज इंडिया गठबंधन में है, उनके पास वोट शेयर 60% से ज्यादा है। और जो जो दल एनडीए में है या एनडीए में नहीं है, बीजेपी और बाकी को लगा लें, उनके पास 40% का वोट शेयर है देश का। और हम सब जानते हैं, इतना मैथमेटिक्स तो सबको पता है कि 60% ज्यादा होता है 40% से, और बहुत ज्यादा होता है 20% का गैप। जबकि चुनाव में 4-5% में सरकार इधर से उधर हो जाती है साहब। है देखे ना, मध्य प्रदेश में 6-7% का वोट शेयर का गैप आया और सीटों में गैप 100 सीटों का आ गया। ऐसा ही होता है। अगर 4-5% का गैप आया तो इतना गैप आ जाता है, तो 25% का है तो अगर 1-on-1 हो गया, मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर 1-on-1 हो गया, अगर मतलब इसकी संभावना बड़ी कम दिख रही है। अगर 1-on-1 हो गया, 1-on-1 मतलब बीजेपी का उम्मीदवार सामने एक उम्मीदवार इंडिया का, अगर 1-on-1 हो गया तो 400 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी की हार तय है। मतलब 543 में से 400 सीटें निकाल दीजिए तो 143 सीट्स पर बीजेपी आ सकती है। मतलब 150 से भी नीचे आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। और कई जगह पर तो ऐसे दल हैं जो एनडीए में भी नहीं है और इंडिया में भी नहीं है, तो कुछ सीटें उधर भी निकाल दी जाए। तो 400 सीटें तो ऐसी हैं जहां 1-on-1 अगर हो जाए तो बीजेपी हार सकती है, चाहे वो इंडिया वाला जीते या अपोजिशन दूसरी पार्टी जीते जो इंडिया और एनडीए में नहीं है। लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और क्या अभी टाइम है? क्योंकि अब दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अभी तक तो शीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया। और जब शीट शेयरिंग हो जाएगी, जहां पर जिसका टिकट कटेगा, मान लीजिए किसी पार्टी से अभी हर पार्टी के मान लेते सांसद की जो बड़ी पार्टियां हैं उम्मीदवार तैयारी कर रहा है। अब किसी व्यक्ति का वो पार्टी इंडिया गठबंधन में आ गई और वहां एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा, 4 पार्टियों में से 4 उम्मीदवार काम कर रहे थे और हर पार्टी में 4-4 कर रहे थे, लेकिन मजबूत एक एक मान लेते हैं, एक एक कर रहा था उस सीट पर। अब ये व्यक्ति इंडिपेंडेंट लड़ लिया तो ये नुकसान पहुंचाएगा इंडिया पार्टी को। अगर ये व्यक्ति बीजेपी में चला गया तो ये नुकसान पहुंचाएगा इंडिया वालों को और बीजेपी का वोट मिल जाएगा, तो हो सकता है चुनाव जीत जाए। तो भारतीय जनता पार्टी भी इतनी हल्के से ये चुनाव हारने वाली या छोड़ने वाली नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मैदान खुला मिल जाएगा और इंडिया वाले कुछ ना करें, रिलैक्स होकर के बैठ जाएं और सरकार बन जाएगी। ये नहीं होगा। अगर इंडिया गठबंधन को सरकार बनानी है तो सबसे बड़ा चैलेंज तो 1-on-1 फाइट का होगा। और उस फाइट के बाद जब आप सीटें डिक्लेयर कर देंगे, तब जो जो बागी होंगे, जो नाराज होंगे, उनको मनाने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। और कई पार्टियां ऐसी हैं जो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है, लेकिन वो नुकसान जो पहुंचाने वाली हैं वो इंडिया को ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हैं, एनडीए या बीजेपी को कम नुकसान पहुंचाने वाली है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है, इंडिया वालों के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन फिर भी ओवरऑल में देखा जाए तो कई राज्य ऐसे हैं जहां इंडिया को लीड मिल सकती है। और यदि इंडिया गठबंधन वालों ने 1-on-1 बढ़िया उम्मीदवार दे दिया, समय पर दे दिया, उम्मीदवार को 2-2.5 महीने का समय मिल गया, मान लीजिए मिड ऑफ फरवरी तक भी अगर हमने उम्मीदवार दे दिया इंडिया गठबंधन वालों ने और बीजेपी वालों ने भी, और 1-on-1 फाइट हो गई, तो फिर सामने थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। क्योंकि मिड फरवरी का मतलब हुआ पूरा मार्च उनको मिलेगा, अप्रैल में वोटिंग होने वाली है, 1.5-2 महीने का समय मिल जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि शीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं है, अभी नहीं पता कि कौन उम्मीदवार कहां लड़ने वाला है। और इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां जो है वो पता नहीं इंडिया में रहेंगी कि नहीं रहेंगी। अभी लेटेस्ट में देखिए ना, बिहार में जो हो रहा है, नीतीश कुमार जी पहले भी बीजेपी में रहे हैं, एनडीए में रहे हैं, वो दोबारा जा सकते हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है। जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं है, क्योंकि उनके पास ज्यादा विधायक तो है नहीं, लोकसभा में सीटें जरूर ज्यादा है, तो देख रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए इंडिया गठबंधन जाने के बाद ये सीटें भी समाप्त हो जाए। बीजेपी भी डरी हुई है, तो बीजेपी भी प्लानिंग कर रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए एनसीपी और शिवसेना दोनों को तोड़ा तो है, लेकिन क्या वोट ट्रांसफर हो पाया कि नहीं हो पाया, पहली चुनौती वही होने वाली है। क्योंकि उससे पहले अभी कोई चुनाव हुआ नहीं है वहां पर, 2024 में ही होगा पहला चुनाव, तो वहां पता चलेगा कि शिंदे साहब के आने से, अजीत पवार जी के आने से एनसीपी और मेन शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उसको कितना नुकसान हुआ और क्या वो वोट ट्रांसफर बीजेपी को करा पाए। क्योंकि शिवसेना का तो एक बार को फिर भी वोट शायद ट्रांसफर बीजेपी को हो जाए, क्या एनसीपी का जो सेकुलर वोट है वो बीजेपी को ट्रांसफर हो पाएगा, इसकी संभावना थोड़ी कम लग रही है।
और कहीं ऐसा ना हो जाए कि शिंदे साहब भी हार जाएं, अजीत पवार साहब भी हार जाएं और बीजेपी भी हार जाए और इंडिया गठबंधन वाले सीट ले जाएं। महाराष्ट्र में अभी भी सर्वे में 20 सीटें ज्यादा दिखाई जा रही हैं पिछली बार से इंडिया वालों को, और अभी चुनाव में 4-5 महीने का समय है, तो अभी तो कुछ भी हो सकता है। तो इंडिया गठबंधन के लिए संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन वो संभावनाओं के अकेले भरोसे ना बैठे, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, शीट शेयरिंग का फॉर्मूला बढ़िया बनाना पड़ेगा, मुद्दों को और ज्यादा धारदार करना पड़ेगा, धारदार तरीके से जनता के सामने रखने पड़ेंगे। और जो जनता परेशान है, जो जनता के मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, कर्जे का मुद्दा है, कर्जे की समस्या से लोग परेशान है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अदानी का मुद्दा है, इन मुद्दों पर जितना ज्यादा शार्प अटैक किया जाएगा, जो लोग भी इन मुद्दों को समझ पा रहे हैं, कम से कम वो वोट मिल पाएंगे। उधर दूसरी ओर बीजेपी अपना पूरा ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेगी, करना ही चाहिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड सब करना पड़ता है, जो वो करेंगे वो उनकी रणनीति है। इंडिया वालों को उनसे बेहतर रणनीति बनानी पड़ेगी। और जो ये चुनाव होने वाला है, ये सिर्फ इंडिया और बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये उनके रणनीतिकारों के बीच में भी चुनाव है, ये दो बड़ी स्ट्रेटजीज का भी चुनाव होने वाला है, क्योंकि इंडिया बन जाना ये अपने आप में एक अभूतपूर्व चीज है। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं था कि इतनी पार्टियां जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस हैं, जैसे लेफ्ट पार्टी और टीएमसी, दोनों में आइडियोलॉजिकल पूरा पूरा डिफरेंस है, अपोजिशन है, और बंगाल में उनके वर्चस्व की लड़ाई दोनों में चल रही है। ऐसे समय पर इन दोनों का साथ आ जाना ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। ऐसे ही अगर मायावती भी आ जाती हैं, तो यूपी में मायावती जी का भी आ जाना ये कोई मिरेकल से कम नहीं होगा। वैसे वो पहले भी समाजवादी के साथ आई हुई, या जम्मू कश्मीर में देख लीजिए आप, महबूबा मुफ्ती जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब, दोनों एक गठबंधन का हिस्सा हो गए, जबकि दोनों ध्रुव विरोधी हुआ करते थे। तो इस तरह का कुछ अननेचुरल अलायंस बन गया है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, जिसकी संभावनाएं कम लग रही थी, लेकिन अब क्योंकि अलायंस बन गया है, तो उसकी वोट शेयर के मामले में जीत की संभावना है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। 1-on-1 फाइट 400 सीटों पर जिन पर होने वाली है, वहां जल्दी उम्मीदवार देना पड़ेगा। जितना ज्यादा समय उम्मीदवार को मिलेगा, उतना ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कर पाएगा, अपनी रणनीति बना पाएगा। और उम्मीदवारों को भी यह समझना पड़ेगा, केवल गठबंधन हो जाने से वोट ट्रांसफर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। गठबंधन अपने आप में एक अलग चीज है, लेकिन वोटर का गठबंधन होना, वोटर का ट्रांसफर होना, वो बड़ी चीज होगी, वो जरूरी होगा। वैसे कई जगह पर वोटर में भी गठबंधन हो गया है, कई सीटों पर ऐसा देखने को मिल रहा है, जब वोटर मानकर चल रहा है सामने कोई भी आ जाए, बीजेपी को हराना है, सामने उम्मीदवार कोई भी हो। और अगर इस तरह का माइंडसेट, इस तरह की साइकोलॉजी जनता की लार्ज स्केल पर हो जाती है किसी भी राज्य में या कितनी भी सीटों पर, उन सीटों पर बीजेपी को जीत पाना मुश्किल होने वाला है। इंडिया गठबंधन के लिए एक एज है, और वोट शेयर का तो एज है ही।